हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगते हैं उसकी वजह से उसके मोशन के बारे में आज स्टडी हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मोशन of charge particle in electric field and magnetic field। तो इसमें एक केस लेते हैं। सबसे सिंपल पहले केस 1, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और चार्ज पार्टिकल, ये ओरिजिन है, चार्ज पार्टिकल है, इसकी जो वेलोसिटी है यू है, ये टाइम है t बराबर 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों x के अलोंग है, मतलब जिधर इनिशियल वेलोसिटी है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिएगा, सिंस t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी है वो b के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो कुछ आएगा ही नहीं इस वेलोसिटी की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई, और वो होगा किधर, एक्स के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट है, तो एक्स में एक्सेलेरेशन आ जाएगा क्यू ई बाई एम। तो पार्टिकल मूव्स along x axis with uniform acceleration। अब यहां पे क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा एक्स एक्सिस में। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये बना सकते हैं, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स कितना है v, ए एक्स कितना है क्यू ई वाई एम इंटू टी। ये वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, तो ये तरफ दिस इज u,
फिर एक इक्वेशन हम ये भी बना सकते हैं यहाँ पे, वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब तो पहले केस में हमने वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ली और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स में है। पाथ है इसका स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब एक दूसरा केस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऑरिजिन, और देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो थीटा एंगल पर है। अब क्या होगा, जैसे हमने पिछले एक लेक्चर में हेलिकल मोशन की बात करी थी कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, तो उस केस में क्या था कि हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करे थे, एक कंपोनेंट x में एक y में, तो फिर सेपरेटली दोनों मोशन की स्टडी करी थी हमने। उसी तरीके से हम यहां भी करते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट हो जाएंगे, से ये u है थीटा, this is u parallel which is u cos theta, u perpendicular u sin theta, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि t बराबर 0 पर जो u पैरेलल है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स तो कुछ नहीं आने वाला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक एक्सेलरेशन आ जाएगा v/m। पार्टिकल will move with uniform acceleration in x axis। अब इसके वजह से क्या होगा, बी एक्स बराबर ये हो जाएगा u cos थीटा वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर,
तो एक्स में जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्स में तो पार्टिकल मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जिसकी वजह से हम टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोशन इन YZ प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी कंट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस में है, जो हमने ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स में फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से एक्स में एक्सेलरेशन आ गया। अब बात करते हैं कि एक्स में मैग्नेटिक फील्ड है और जो वाई एक्सिस थी उधर हमारा आया कंपोनेंट वेलोसिटी का u sin थीटा। अब ये क्या चीज है, वेलोसिटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो x में ही है, सिंस u परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर है b के, पार्टिकल will perform uniform circular motion। यूसीएम का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो u परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है y में वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना, इन YZ प्लेन। अब अगर हम इस साइड से देखें तो हमें YZ प्लेन दिखेगा और Z एक्स वाई एक्स सॉरी एक्स एक्सिस आउटवर्ड दिखेगी। ऐसे बना लेते हैं, Y Z ये हो जाएगा -Z और एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है। तो अगर एक्स पे हम हाथ रखेंगे और वाई की तरफ जाएंगे तो थंब हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ बता रहा है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मतलब एक्स में। अब जो t बराबर 0 पे जो पार्टिकल था वो ओरिजिन पे, इसकी वेलोसिटी थी u परपेंडिकुलर यहां पर और ये t बराबर 0 पर। तो वेलोसिटी y में और फील्ड x में, तो b क्रॉस b थंब इधर बता रहा है। तो इसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ये सेंटर हो जाएगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये हो गया। तो पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, टी टाइम पे पार्टिकल हमने मान लिया यहां पे आ गया, किसी टाइम टी पर ये एंगल टर्न कर गया फाई, रेडियस आर है, तो ये आ जाएगा आर कॉस फाई, ये हो जाएगा आर साइन फाई। ये जो डिस्टेंस है
ये हो जाएगी r माइनस r cos phi। अब देखिए, तो yz प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो जिसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड तो हमने बताया था पार्टिकल पे और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी हमारी क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यू वी बाई एम। अब जो एंगल जो टर्न करा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, ठीक है। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, फाई एंगल टर्न कर गया टी टाइम में, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फाई एंगल है, एंगल टर्न इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम एज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी। तो अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो y बराबर हो जाएगा r sin phi। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखें, ये yz प्लेन में x तो 0 है और y z ये हो जाएगा, तो y तो r sin phi हो जाएगा और phi की वैल्यू पता है। z जो हो जाएगा, ये देखो ओरिजिन से राइट में, तो राइट में मतलब निगेटिव z एक्सिस, तो z एक्सिस निगेटिव है तो z कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी r माइनस r cos phi। पाई पता है, जो रेडियस है वो है एम बी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी। ये सारी चीजें हैं। अब समझ लीजिए कि हमें अगर निकालना है किसी इंस्टेंट पे, अब ये तो एक्चुअली क्या था कि भाई पार्टिकल x में E और B है, ये y है, ये z है, ये u है, ये थीटा है। अब इसमें क्या हुआ, यूनिफॉर्म, तो इस मोशन को हम कह सकते हैं इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन एक्स एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन YZ प्लेन। तो x में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और YZ प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो x में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। अब YZ प्लेन मान लीजिए ये YZ प्लेन हो गया, तो पार्टिकल अगर YZ प्लेन में मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन ऐसे सर्कल बनाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन पार्टिकल x में भी बढ़ेगा, लेकिन अब x में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया तो एक टाइम पीरियड के बाद में फिर वो x एक्सिस पे तो लौटेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड में x में भी मूव कर जाएगा और एक टाइम पीरियड के बाद में उसकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी, और अगर वेलोसिटी बदल गई फिर वो नया मोशन, एक दूसरा रिवोल्यूशन स्टार्ट करेगा। अब दूसरा रिवोल्यूशन स्टार्ट करेगा, एक टाइम पीरियड तो फिक्स हो गया, लेकिन अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो बदल जाएगी, तो वो एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बदल जाएगी। मतलब यहां पे पिच जो कांस्टेंट नहीं होगी, पिच वेरी करेगी। तो ये बोल सकते हैं तो रिजल्टेंट मोशन क्या है, हेलिकल मोशन विद
वेरिंग पिच। अब देखिएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक्स वाई जेड यू थीटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, हेलिकल होगा, ऐसे जाएगा। एक सेकेंड, यहां से स्टार्ट किया मान लो, ये हो गया। अब है क्या, यहां पे t बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ, ओरिजिन पे था। अब ये जो पार्टिकल है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा और एक रेवोल्यूशन यहां पे कंप्लीट करेगा, टी टाइम हो जाएगा। अब ये क्या है, दूसरा रेवोल्यूशन स्टार्ट करेगा और ये फिर ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा 2t, दो रेवोल्यूशन हो गए। अब यहां से स्टार्ट होगा तीसरा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो x में एक टाइम पीरियड में जो मूव किया उसको हम पुश पिच बोलते हैं, तो यहां पे होगी p1। फिर ये भी एक टाइम पीरियड हो रहा है लेकिन इसमें ज्यादा मूव करेगा, यहां से ये भी एक टाइम पीरियड हो रहा है, ये p3 हो जाएगा। तो अब देखेगा ये थीटा है, तो p1 की एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो टाइम पीरियड जो एक होता है, एक टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 2 पाई अपॉन क्यूब, ये तो फिक्स है। तो पहला टाइम पीरियड जो है, फर्स्ट टाइम पीरियड जो है, तो पहला एक जो रिवोल्यूशन है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज p1, जिसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा इंटू कैपिटल T, और ये हो जाएगा हाफ क्यू ई वाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा एक टाइम पीरियड के बाद में क्यू ई वाई एम इंटू कैपिटल T। अब फिर अगेन हम यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो बदल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी एक टाइम पीरियड के बाद में जो x में होगी, x में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बदल जाएगी। अब मैं सेकंड रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो सेकंड रेवोल्यूशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी bx हो गई है, तो p2 जो होगा, p2 हो जाएगा bx कैपिटल T हाफ क्यू वाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो इससे हम बोल सकते हैं कि p2 जो है p1 से ज्यादा होगा या p3, तो पिच बढ़ेगी, इस केस में पिच बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट कर दें तो पिच कम होगी। ये चीज हो गया। तो इसमें हम बोल सकते हैं जब पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एक्स एक्सिस में, उस केस में पार्टिकल जो करता है, पार्टिकल हेलिकल मोशन करेगा, हेलिकल मोशन करेगा और उसकी पिच चेंज होती चली जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, और इनिशियल जो कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, उस केस में पिच की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in E and B so that it moves with constant velocity. एक केस ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, अनडेविएटेड। तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब जो नेट फोर्स होता है वो होता है क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इस नेट फोर्स जीरो से क्या होगा, हमें क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए इट इज माइनस ऑफ ये होगा। अब देखते हैं कि भाई मान लो ये बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा है, ये चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव ले लिया हमने चार्ज पार्टिकल। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, क्यू बी क्रॉस बी। अब कहानी यह है कि एक्सेलरेशन जीरो करना है तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, दिस इज क्यू ई। ये चीज है। तो मैग्नेटिक फोर्स, तो बी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ और बी क्रॉस बी ऊपर की तरफ है। तो ये हो सकता है कि बी क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर, और इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि बी क्रॉस बी अगर ऊपर है, बी क्रॉस बी अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रिक बी क्रॉस बी में माइनस साइन लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मिल जाएगी। ये है। तो पार्टिकल मूव करेगा particle moves with same speed in same direction। ठीक है।
अब इसमें ये हो सकता है कि सपोज नोट करके लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बी एंड बी। दूसरा, velocity and magnetic field may be or may not be perpendicular to each other। इस केस में ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बी और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये समझ लो। अब एक केस होता है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब E जो है B के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक कोई सेक्शन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये सपोज एक्स एक्सिस ले ली हमने, एक्स वाई जेड। तो पार्टिकल को हमने यहां से कुछ वेलोसिटी दी u, t बराबर, तो t बराबर 0 पर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, उसको एक x एक्सिस में, ये x एक्सिस है, उसको x एक्सिस में उसको वेलोसिटी u दी और इस रीजन के अंदर उसको फेंक दिया। अब कहानी क्या होगी, जैसे ही अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए कैसे, ये चार्ज q है, इसकी वेलोसिटी है b, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो हम वेलोसिटी पे हाथ रख रहे हैं और फिंगर्स को कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा q b क्रॉस b। अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो q b b sin 90। अब बात करते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, एक फोर्स नीचे आ जाएगा QE। ठीक है भाई। वेलोसिटी कांस्टेंट, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, जो भी फोर्सेस है वाई में, तो वाई में नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब ऊपर जो फोर्स है QBB वो बराबर होगा QEE, Q से Q कटेगा और V आ जाएगा E/B। तो पार्टिकल तो ये है कि वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी V = E/B है वो सीधे जाएगा। पार्टिकल which has velocity V = E/B moves undeviated along x-axis। दूसरा, जिसकी वेलोसिटी E/B से ज्यादा है। तो मान लो यहां पर एक फोर्स आया था QBB, यहां पे आया था QE। अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो सीधे जाएगा। अगर फोर्स कौन सा वाला, QBB ज्यादा है, तो मैंने बोला ये कब पॉसिबल होगा, QBB ग्रेटर देन QE, तो V ग्रेटर देन E/B। तो इस केस में QBB ज्यादा है तो पार्टिकल कैसे मूव कर जाएगा, ऐसे। यहां पे सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो हमने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल भेजे इस रीजन में जिनकी स्पीड V = E/B होगी, वही अनडाइवर्टेड सीधे जाएंगे और बाकी इधर उधर चले जाएंगे। तो हम जो सीधे जा रहा है उसकी स्पीड हम डायरेक्ट बता सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट this is known as velocity selector concept। तो अगर मैं इस रीजन में भेज रहा हूं कोई पार्टिकल को, बहुत सारे पार्टिकल को मैंने भेजा, तो जो सीधे जाएगा उसकी वेलोसिटी E/B, जो ऐसे जाएगा उसकी वेलोसिटी E/B से ज्यादा, और जो नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी E/B से कम। ये है।